अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी लैब है वो है लैब नंबर 6 ICA की। अच्छा, लास्ट लैब में हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स। काउंटर्स को पढ़ा था कि हमारे पास कितने किस्म के काउंटर्स होते हैं, काउंटर्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं और क्या उसका फंक्शन होता है। सही है। तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस लैब का रिव्यू करूँगा, उसके बाद मैं लैब नंबर 6 के ऊपर आऊँगा कि लैब नंबर 6 में बेसिकली हमें करना क्या है। तो हमारे पास काउंटर्स होते क्या है। काउंटर्स हमारे पास किसी भी सिग्नल को ना, उसके जो हाई थ्रेशोल्ड है या हाई राइजिंग एज है उसको क्या कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करो ये मेरे पास एक डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है। सही है। ये मेरे पास एक डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है। सही है। इससे क्या है, राइजिंग एजेस को काउंट कर रही है हमारे पास। ये कब राइजिंग एज आता है, मतलब ज़ीरो से वैल्यू कब पॉजिटिव वोल्टेज पे जाएगी, तो ये हमारे पास उसका एक काउंटर की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से कंटिन्यू होती जाएगी हमारे पास। के की फॉर्म में होता है। सही है। काउंटर हमारे पास जो है वो लैडर लॉजिक में CNT के नाम से आते हैं। जब API नेम लिखेंगे तो उसके अंदर CNT लिखेंगे और काउंटर की रेंज C0 से लेके C257 तक होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक तो काउंटर CNT कौन सा यूज़ कर रहा है काउंटर, उसके बाद आ जाता है उसका कौन सा वाला काउंटर यूज़ कर रहे हैं, 0 1 2 3 यानी कितना उसका नंबर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, वो कांस्टेंट आ जाता है कि किस वैल्यू पे उसे हाई होना है, उसकी पल्स को हाई होना है, काउंटर को यानी ऑन होना है। मतलब अभी यहाँ पे मैंने एक स्विच दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नल उस पर अप्लाई कर रहा हूँ। सही है। ये वाला डिजिटल सिग्नल मैं अपने इस वाले इनपुट स्विच पे अप्लाई हो रहा है। सही है। अब जैसे ये के की ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, पहली पल्स का हाई एज आएगा, काउंटर की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, फिर 0 आ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर दोबारा से हाई होगी एज तो 2 हो जाएगी, फिर दोबारा से हाई होगी 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये ऑन कब होगा, ये तब ऑन होगा जब के की वैल्यू 6 पे पहुंच जाएगी। अब जाके ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटर का जो एज एन इनपुट स्विच है वो हमारे पास ऑन हो जाएगा। अब जब ये ऑन होगा तभी रेड LED हमारे पास ऑन होगी जो हमने आउटपुट पर लगाई हुई है। इस तरीके से हम लोग लैडर लॉजिक में यूज़ करते हैं काउंटर को। सही है। अब हमारे पास आ जाते हैं कितने किस्म के काउंटर होते हैं। हमारे पास दो तरीके के काउंटर्स होते हैं। एक नॉर्मल काउंटर्स होते हैं जो इसे CNT से डिनोट किया जाता है, API नेम में जो आ रहा होता है हमारे पास। सही है। CNT से उसकी रेंज होती है हमारे पास C0 से लेके C111 तक होती है उस काउंटर की रेंज। सही है। अच्छा, ये नॉर्मल काउंटर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं अभी। नॉर्मल काउंटर्स हमारे पास इंक्रीमेंटल काउंटर कहलाते हैं। सही है। जो हमारे पास जब भी हमारी राइजिंग एज आती है ना, हाई एज या राइजिंग एज आती है हमारे पास, तभी वो एक्टिवेट यानी अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सही है। ये अपनी वैल्यू डिक्रीज़ नहीं कर सकते, कैन ओनली इंक्रीजेज इट्स वैल्यू। मतलब ये वाले काउंटर जो अपनी वैल्यू सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हैं। सही है, डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ये आ जाता है CNT नॉर्मल काउंटर्स की, जो 0 से लेके 111 तक उसकी रेंज होती है। उसके बाद आ जाते हैं डबल काउंटर, या इसे डाउन काउंटर भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली इसे डबल काउंटर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। डबल काउंटर इसे क्यों कहा जा रहा है, ये हमारे पास जो है इंक्रीज़ भी हो रहे होते हैं और डिक्रीज़ भी कर रहे होते हैं साथ के साथ। सही है। हमारे पास दोनों फॉर्म में ये यूज़ हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इंक्रीजिंग में कब यूज़ होते हैं और डिक्रीजिंग में कब यूज़ होते हैं। ये इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल काउंटर ही कहलाते हैं। असल में ये भी काउंट ही कर रहे होते हैं वैल्यू, लेकिन हमारी कंडीशन के ऊपर है। हम लोग जहाँ पे जिस कंडीशन के अंदर, जिस सिनेरियो के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आया हमारे पास वैल्यू डिक्रीमेंट करवा के भी काउंटर को ऑन करवाना है या इंक्रीमेंट करवा के भी ऑन कर। अगर सिर्फ इंक्रीमेंट करवा के ऑन करेंगे तो नॉर्मल काउंटर्स यूज़ करेंगे। अगर हम लोग डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करवा कर काउंटर यूज़ करेंगे तो हम लोग ये वाला डबल काउंटर्स यूज़ करेंगे उस जगह पर। क्या है, कैन इंक्रीजेस एज वेल एज कैन डिक्रीजेस इट्स वैल्यूज़। सही है। अच्छा, डिक्रीमेंट कैसे करा रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये इसमें हमारे पास सिर्फ दो काउंटर्स आ जाते हैं, एक C200 आ जाता है और एक C234 आ जाता है हमारे पास। सही है। C200 और एक C234 हमारे पास काउंटर आ जाते हैं जो हमारे पास डबल काउंटर होते हैं। सिर्फ यही दो एक काउंटर है जो स्पेशल
हमारे पास एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट भी वैल्यू काउंट करवानी है वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। सही है। अब ये डिक्रीमेंट कैसे करवाते हैं? अच्छा, इसके लिए हमारे पास पीएलसी के अंदर डेडिकेटेड इन दोनों काउंटर्स के लिए हमारे पास स्पेशल पर्पस रिलेज दी हुई है। एक तो होते हैं ऑक्सिलरी रिलेज, जो M0, M1, M2 हम लोग जहाँ पे नीड होती है वो जनरल पर्पस कहलाते हैं। M0, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया एंड सो ऑन। ये जाते हैं हमारे पास 499 तक जाते हैं, 4999 तक जाते हैं। सही है। अच्छा, इस 4999 के अंदर कुछ स्पेशल पर्पस हमारे पास रिलेज भी होती हैं। ये सब ऑक्सिलरी रिलेज कहलाती है हमारे पास। जनरल पर्पस होती है, कुछ स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस होती हैं वो कुछ होती हैं जो अपने मखसूस मकसद के लिए डिज़ाइन की हुई होती हैं। सही है। वो देख लेते हैं कि कौन सी स्पेशल पर्पस हम लोग इस काउंटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग जो M0 इंटरनली रिले जो कहलाती हैं ऑक्सिलरी रिले या इंटरनल रिलेज हैं, वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। सही है। जहाँ पे हमारे इंटरनली कहीं ना कहीं हमारे पास यूज़ हो एज एन आउटपुट को अचीव करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को देखते हुए, वो जनरल पर्पस कहलाती है हमारे पास। अच्छा, स्पेशल पर्पस रिले फॉर दिस डबल काउंटर्स के लिए हमारे पास C200 के लिए हमारे पास जो होती है डेडिकेटेड, वो है हमारे पास M1200 यूज़ होती है। सही है। अच्छा, ये रिले क्यों यूज़ होती है? अगर तुमने प्रोग्राम में इस रिले को लगाया हुआ है और इस रिले की वैल्यू हाई हो जाएगी। सही है। मतलब ये रिले ऑन हो जाएगी हमारे पास। इस रिले को मैं हाई कर दूंगा तो हमारे पास C200 जो है वो अपनी वैल्यू डिक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। सही है। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा या लो वैल्यू दे दूंगा इसके ऊपर, मतलब ऑन कर दूंगा M1200 को, तो ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट में काउंट करना शुरू कर देगा। सही है। और अगर मैं इसकी वैल्यू लो कर दूंगा यानी ऑफ कर दूंगा M1200 स्पेशल पर्पस रिले को, तो ये क्या करेगा, हमारे पास नॉर्मल काउंटर की तरह बिहेव करेगा। इट वर्क्स लाइक अ नॉर्मल काउंटर, ओनली इंक्रीमेंट्स इट्स वैल्यू। सही है। सिर्फ इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरीके से हमारे पास C234 जो काउंटर है, जो एक और दूसरा डबल काउंटर जो कहलाता है, उसके लिए भी स्पेशल पर्पस डेडिकेटेड हमारे पास रिले डिज़ाइन की हुई है, जो उसकी डाउन काउंट को एनेबल करेगा। ये बेसिकली ये जो दोनों जो हमारे पास ऑक्सिलरी रिले हैं, ये सिर्फ इसको क्या करती है, इसके डाउन काउंट को एनेबल कर रही होती हैं। अगर ये हम लोग प्रोग्राम में बिल्कुल भी ना लगाएं तो ये दोनों काउंटर हमारे पास एज अ नॉर्मल काउंटर की तरह बिहेव करेंगे, जो C0 से लेके C111 तक हमारे पास यूज़ होते हैं। सही है। लेकिन अगर हमने अपने प्रोग्राम में इन दोनों को यूज़ कर लिया, इन दोनों स्पेशल पर्पस ऑक्सिलरी रिले को यूज़ कर लिया और इन दोनों को ही हाई कर दिया, तो ये दोनों काउंटर्स हमारे पास एज अ डिक्रीमेंट काउंटर बिहेव करेंगे। लेकिन अगर प्रोग्राम में तुमने इन दोनों को यूज़ किया हुआ है लेकिन तुमने इसको हाई नहीं करवाया हुआ यानी ऑन नहीं किया हुआ इससे इंटरनल रिले को, तो तुम्हारे पास ये वर्क करेंगे एज अ नॉर्मल काउंटर बिहेव करेंगे, चाहे तुम अपने प्रोग्राम में लगा दो तब भी। इसे हाई करना ज़रूरी है, मतलब इसको एनेबल करने के लिए हाई करना ज़रूरी है इन दोनों स्पेशल पर्पस रिलेज को। सही है। अब आ जाते हैं लैब नंबर 6 के ऊपर। ये थी लैब नंबर 5 का रिव्यू था। लैब नंबर 6 के अंदर हमारे पास ये रहा हमारे पास मैनुअल लैब नंबर 6 का। सही है। हमारे पास PWM सिग्नल जनरेट करवाने बेसिकली, और दो तुम्हें कमांड्स का यूज़ बताना है कि कैसे वो कमांड यूज़ होती है तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर। एक है MOV मूव की कमांड, जो एक वैल्यू को किसी भी डेटा रजिस्टर में मूव कर रही होती है सिंपली, और एक है CMP कंपेयर की कमांड। उनकी फंक्शनैलिटी देखते हैं। अच्छा, इस लैब के अंदर हमारे पास दो टास्क दिए हुए हैं। ये तुम लोग के पास जो मैनुअल होंगे, पूरा मैनुअल की बुकलेट जो तुमने ख़रीदी होगी बुक शॉप से, या मैंने जो सेंड की होगी तुम लोग को, जिसका तुमने लोगों ने प्रिंट निकाला होगा, उसके अंदर लैब नंबर 6 जो है वो पुरानी लगी हुई होगी। लेकिन मैं जो हूँ इस अपडेटेड वाले मैनुअल को फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैनुअल में वही लगे रहते हो। लेकिन तुम्हें जो टास्क परफॉर्म करने हैं, ये दोनों टास्क इस वाले मैनुअल को देख के बढ़ना है। ये मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड कर दिए, ये वाला अपडेटेड वाला मैनुअल, ये देख लेना वहाँ जाके। अच्छा, पहले टास्क में हमें क्या करना है, कंपेयर की कमांड को यूज़ करना है
अपने इस टास्क के अंदर बेसिकली यूज़ द कंपेयर कमांड टू डिज़ाइन द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सिनेरियो। सिनेरियो है क्या, एक हमारे पास स्टार्ट बटन दिया हुआ है जो सिस्टम को ऑन करेगा नॉर्मली जो होते हैं, स्टॉप बटन, हमारे पास एक हीटर लगा हुआ है और एक पंप लगा हुआ है, सही है। ये हमारे पास वाटर टैंक को हीट करने के लिए, वाटर को हीट करने का एक टैंक लगा हुआ है, उसका पूरा इंडस्ट्रियल सिनेरियो हमारे पास दिया हुआ है, सही है। स्टॉप बटन क्या करेगा, हीटर को ऑफ कर देगा और पंप को ऑफ कर देगा जो पानी सप्लाई कर रहा है इसको, सही है। इमरजेंसी स्टॉप जो है हमारे पास इमीडिएटली जैसे ही इमरजेंसी स्टॉप देंगे तो हमारे पास पंप मोटर और हीटर दोनों ही ऑफ हो जाएं, मतलब सारे टाइमर्स, सारे काउंटर्स सब हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप से ऑफ हो जाएं, आउटपुट सारे यानी पंप, मोटर, हीटर, काउंटर, टाइमर सब ऑफ हो जाएं। लेकिन स्टॉप बटन से सिर्फ हमारे पास हीटर और पंप ही ऑफ हो हमारे पास, सही है। ये फ़र्क है। सबसे पहले हमारे पास करना क्या है, फिल करना है। हमारे पास टैंक जो है, एक हमारे पास टैंक दिया हुआ है, उसे फिल करना है यूजिंग पंप मोटर बाय रनिंग इन द मोटर इन क्लॉकवाइज। अच्छा, पंप मोटर हमारे पास एक ही है, एक ही पंप लगा हुआ है जो हमारे पास वाटर इन भी कर रहा है और वही वाटर को आउट भी कर रहा है उस टैंक से, सही है। उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करवाएंगे पंप को, तो हमारे पास वाटर इन करवाएगा और काउंटर क्लॉकवाइज में आउट करवाएगा वाटर को, सही है। देख भी सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वाटर को फिल कर रहा है, सही है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास आउट कर रहा है, वाटर विल बी पम्प्ड आउट, सही है। ये फ़र्क है हमारे पास बेसिकली, सही है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, कीप द पंप मोटर रनिंग अंटिल द टैंक इज फिल्ड एट द टॉप लेवल। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर वाटर टैंक के अंदर दो लेवल्स बने हुए हैं। एक तो टॉप लेवल सेंसर लगा हुआ है जो हमें बता रहा होगा कि पानी फुल भरा हुआ है इस टैंक के अंदर, और एक लो लेवल सेंसर लगा हुआ है बिल्कुल बेस पे लगा होगा जो बता रहा है कि टैंक एम्प्टी है हमारे पास, सही है। अब ये बता रहे कि हमारे पास पंप मोटर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती रहे, मतलब वाटर फिल होता रहे तब तक के जब तक कि हमारे पास टॉप लेवल सेंसर जो है उसकी वैल्यू 1 ना आ जाए, सही है। हमारे पास ये इनपुट है, ये वाला सेंसर जो है हमारे पास, सही है। सेंस ना कर ले, दिस इज सेंस यूजिंग द वाटर सेंसर एट टॉप लेवल, सही है। ये कंडीशन समझ आ गई है क्या करने हमें, सही है। वंस द टैंक इज फिल्ड, जैसी टैंक फिल हो जाएगा, डिले आए हमारे पास 10 सेकेंड्स का फिल होने के बाद, सही है। जब हम लोग सेंसर दबाएं टॉप लेवल का, पुश बटन प्रेस करें तो 10 सेकेंड्स का डिले आने के बाद टाइमर लगाएंगे बेसिकली बिफोर टर्निंग ऑन द हीटर। जैसे ही 10 सेकेंड्स को कंप्लीट हो गए हमारे पास वाटर हीटर ऑन हो जाएगा, सही है। हमारे पास टैंक फुल फिल हुआ, टॉप लेवल सेंसर ने सेंस किया टैंक को, वाटर फुल हुआ, फुल होने के बाद 10 सेकेंड्स का टाइमर चला, टाइमर ने अपनी वैल्यू पूरी की, उसके बाद वाटर हीटर ऑन हो जाएगा हमारे पास। वाटर हीटर कब तक ऑन रहेगा, कीप द वाटर हीटर ऑन अंटिल अ स्पेसिफिक टेम्परेचर हैज़ बीन अचीव्ड। मतलब ये कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर थ्रेशोल्ड हमने रखा होगा, वो जब तक अचीव नहीं होता तब तक हमारे पास वाटर हीटर ऑन रहेगा, सही है। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन कहाँ कैसे देखी जाएगी, स्पेसिफिक टेम्परेचर, वहाँ पे हमारे पास कंपेयर की कमांड यूज़ होगी। हमारे पास यूज़ द कंपेयर कमांड फॉर द सेंसर टू कंपेयर द मेजर्ड वैल्यूज़ विद द सेट वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यूज़। वो थ्रेशोल्ड हम लोग कंपेयर की कमांड में रखेंगे, सही है। वो हम लोग कंपेयर की कमांड के अंदर रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमारे पास, वंस द टेम्परेचर इज अचीव। अच्छा, एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है इस पूरे टास्क के अंदर जो हमारे पास क्या बता रहा होगा, उस टेम्परेचर सेंसर की वैल्यूज़ बता रहा होगा, वो कोई कांस्टेंट की फॉर्म में होगी, सही है। हमारे पास वो हम लोग नॉर्मली, मैं तुम लोग को मशवरा दूंगा या हिंट दूंगा कि तुम लोग वो एज अ काउंटर एक इनपुट स्विच लगा देना टेम्परेचर सेंसर का, X1 X2 या जो भी नाम रखे, उसके आउटपुट पर तुम लोग लगा देना एक काउंटर लगा देना जो क्या कर रहा होगा, उसके पल्सेस को काउंट कर रहा होगा। मतलब वो हम लोग पुश बटन प्रेस करते रहेंगे उतना डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सही है।
ये अभी अभी हमारे पास हार्डवेयर पे नहीं है, तो हम लोग इसे लैडर लॉजिक में इस तरीके से हम लोग करेंगे। सही है। जैसे ही वो टेम्परेचर सेंसर इस थ्रेशोल्ड जो हमने कंपेयर की कमांड में थ्रेशोल्ड सेट किया होगा उस तक पहुंचेगा, तो हमारे पास एक ऑक्सिलरी रिले आउटपुट पर ऑन हो जाएगी। मतलब ये कि वंस द टेम्परेचर इज अचीव, जैसे ही अचीव होगा दोनों कमांड यानी दोनों कंपेयर होंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू और तुम्हारे पास टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर हुई, तब हमारे पास एक 5 सेकंड का टाइमर चल जाएगा। 5 सेकंड का डिले देने के बाद हमारे पास पंप आउट होगा वाटर। अच्छा, एक ही हमारे पास पंप लगा हुआ है, तो हमारे पास पंप आउट जो होगा वो वाटर वो होगा हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्ट, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने से, वो उसी पंप को चलाने से। सही है। तो मतलब ये कि हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला पंप और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला पंप। है पंप एक ही, लेकिन उसके आउटपुट्स जो हैं, एक क्लॉकवाइज चलाएगा और एक काउंटर क्लॉकवाइज चलाएगा। सही है। तो मतलब जैसी थ्रेशोल्ड की वैल्यू टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू के बराबर हुई, 5 सेकंड का टाइमर चला, 5 सेकंड का टाइमर चलने के बाद हमारे पास वाटर पंप पंपिंग आउट द वाटर आउट होना शुरू हो गया। हमारे पास जो वाटर है क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। कीप द पंप ऑन कब तक रहेगा? जब तक हमारे पास ऑल द वाटर हैज़ बीन पम्प्ड आउट ऑफ द टैंक, सारा का सारा पानी जो है पंप आउट नहीं हो जाता, तब तक ऑन रहेगा। और वो कैसे पता लगेगा? जब हमारे पास लोअर सेंसर उसके बता रहा होगा, कि वो सेंस करके बता दे कि हमारे पास जो है वो वाटर जो है एम्प्टी हो गया है। मतलब लो लेवल सेंसर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब जाके हमारे पास सारा पानी निकल जाएगा और ये पंप मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। सही है। इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है। अच्छा, पहले मैं मूव और कंपेयर की कमांड का थोड़ा सा बता देता हूँ ये कैसे ऑपरेट होती है। एमओवी मूव की कमांड कहलाती है हमारे पास। ये इस तरीके से हमारे पास एपीआई नेम के अंदर एमओवी लिखेंगे तो मूव की कमांड आ जाएगी। उसके अंदर हमारे पास 2 बॉक्सेस होते हैं। सही है। इधर हमारे पास आ रहा होता है जो मूव के बराबर में है लेफ़्ट के अंदर, सोर्स ऑफ डेटा, मतलब कौन सा डेटा तुम्हें मूव करवाना है किस डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर, यानी डेटा रजिस्टर के अंदर। यहाँ वो डेटा रजिस्टर का नंबर आएगा D0 से लेके इसकी वैल्यू होती है D4999 तक, मतलब 4999 तक डेटा रजिस्टर्स हैं हमारे पास। मतलब 5000 डेटा रजिस्टर में से जो भी तुम डेटा रजिस्टर यहाँ पे पुट करोगे, फर्स्ट करो मैंने डेटा रजिस्टर नंबर 5 पुट कर दिया और मैंने वैल्यू ले ली कांस्टेंट 10 ले ली। अब ये वाली मूव की कमांड जब इसके पीछे इनपुट लगा होगा, कोई भी इनपुट लगा होगा, ये ऑन होगा तभी मूव की कमांड हमारे पास ऑपरेट होगी। जैसे ही मूव की कमांड ऑपरेट होगी तो हमारे पास के की 10 वैल्यू ना वो इस डेस्टिनेशन रजिस्टर में डेटा रजिस्टर के अंदर जाके सेव हो जाएगी वैल्यू। सिंपल ये काम है मूव की कमांड का, बस और कोई काम नहीं है। सही है। अब देखते हैं कंपेयर की कमांड क्या कर रही होती है हमारे पास। उसे समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। कंपेयर की कमांड के अंदर हमारे एपीआई नेम CMP से लिखते हैं कंपेयर की कमांड का। CMP मतलब कंपेयर। उसके बाद हमारे पास 3 बॉक्सेस आ रहे होते हैं। सही है। इन 3 बॉक्सेस में क्या फिल होता है? यहाँ पे वो वैल्यू होती है कंपेयर वैल्यू, जिससे हम लोग अपने लैडर लॉजिक के अंदर जो हमने कोई यूज़ किया हुआ है वो हमें वैल्यू जो भी कंपेयर करवानी हो। हेयर आई हैव टेकन काउंटर C0 एज एन एग्जाम्पल। अब मैंने अपने वो वाले टास्क के हिसाब से, जो मुझे पहला वाला टास्क किया हुआ है उसके हिसाब से मैंने कंपेयर की कमांड यूज़ करनी है। तो इससे पहले मैं एक क्या लगाऊंगा? टेम्परेचर सेंसर लगाऊंगा। सही है। जिससे वो अचीव होगा। ये टेम्परेचर सेंसर लगा दिया मैंने। सही है। अब मैं इसे पुश करता जाऊंगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं लगाऊंगा मैं, इससे पहले एक काउंटर लगाऊंगा, उसके साथ लगाऊंगा कंपेयर कमांड। इससे पहले मेरे पास क्या आ रहा होगा? इससे पहले मेरे पास ये आ रहा होगा C0 जो काउंट कर रहा होगा उसकी वैल्यूज़ को। सही है। अभी मैं बता देता हूँ इसे लैडर लॉजिक में कैसे यूज़ होगा। पहले इस कंपेयर की कमांड का फंक्शन देख लेते हैं कैसे हमारे पास ऑपरेट हो रही होती है कंपेयर की कमांड जो है। सही है। हमारे पास कंपेयर की कमांड में 3 हमारे पास बॉक्सेस दिए हुए। सबसे पहला वाला बॉक्स, अच्छा ये आपके ऊपर मर्जी है,
ये दोनों बॉक्स को आप शफल भी कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू रख दो जो जिससे तुम्हें कंपेयर करवानी, वो मैंने यहाँ रख दी। मतलब मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया, जिसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड जो मुझे सेट करना था वो मैंने यहाँ रख दिया। वो चाहो तो तुम यहाँ भी रख सकते हो। जब यहाँ रखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम्हें वो वैल्यू वो काउंटर रखना पड़ेगा, या वो ऑक्सिलरी या वो टाइमर रखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू से तुम कंपेयर करवा रहे हो। सही है, तुम्हें वो चीज़ रखनी पड़ेगी। अभी मैंने फर्स्ट प्लेस पर अपना काउंटर रख लिया, जो मैंने अपने लैडर लॉजिक के अंदर यूज़ किया हुआ है। सही है, लैडर लॉजिक में यूज़ किया हुआ है कि इतने काउंट्स होंगे। इस काउंटर की वैल्यू जब 10 के बराबर आ जाएगी, फ़र्ज़ करो काउंटर की वैल्यू अभी 0 है। सही है, तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं होगा। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जैसे ही ये वैल्यू 10 हो जाएगी हमारे पास, तो दोनों वैल्यू कंपेयर हो जाएंगी। तो उसके आगे देखते हैं क्या लगा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ऑक्सिलरी रिले लगा सकता हूँ। सही है, ऑक्सिलरी रिले लगा सकता हूँ, या फिर कोई भी आउटपुट लगा सकता हूँ। Y0 भी लगा सकता हूँ, M0 भी लगा सकता हूँ, M20 भी लगा सकता हूँ, M35 भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। अब यहाँ ये वो बता रहा है कि रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन टू बी गेट हाइड। सही है, मतलब मेरा अगर ये जो दोनों कंपैरिजन है, अगर ये अपना रिज़ल्ट कंपेयर कर दें, तो मुझे आगे वाले जो मैंने ऑक्सिलरी रिले लगाई हुई है या आउटपुट लगाया हुआ है, कोई भी Y0, Y1, Y10 या M0, M1, M10, वो हमारे पास हाई हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास, इसको सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है सबके लिए, कान खोल के समझने वाली बात है ये। सही है, मैंने यहाँ पे M0 रखा हुआ है। सही है, इसके अंदर हमारे पास ये वाली कमांड जो है कंपेयर की, हमारे पास 3 ऑक्सिलरी रिलेज हमारे पास अपने लिए डेडिकेट कर देंगी। मतलब M0, उसके बाद क्या आता है, M1 आएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद M2 आएगा। यहाँ से 3 उसने डेडिकेट कर दिए अपनी कमांड को यूज़ करने के लिए, कंपेयर की कमांड ने। सही है, अगर मैं यहाँ पे Y0 रखता, फर्ज करो M0 की जगह, तो अब Y0, Y1 और Y2 वो हमारे पास डेडिकेट कर दिए आते हैं हमारे पास कंपेयर की कमांड के लिए। ये होता क्या है अब इसके अंदर, अब देखते हैं। यहाँ तो मैंने रखा हुआ है 10 वैल्यू। सही है, काउंटर की वैल्यू अभी 0 है। सबसे पहले तो 0 रहेगी स्टार्टिंग में, अभी मतलब 10 से लेस है वैल्यू, लेस देन है। जब लेस देन आएगी कंडीशन हमारे पास, तो हमारे पास M0 इंटरनल रिले, मैंने M0 रखा हुआ है तो इसलिए M0 इंटरनल रिले हाई होगी। मतलब जो हमने कंपेयर वैल्यू की है उसके थ्रेशोल्ड से वो कम होगी। सही है, काउंटर की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी हमारे पास, तो हमारे पास M0 जो मैंने यहाँ रखी है वो हाई हो जाएगी हमारे पास। सही है, बाकी M1, M2 लो रहेंगी। वो चाहो तो मैंने यहाँ दिखाया भी है, ये मैंने दिखाया भी है इसको। सही है, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि सबको नज़र आ जाए एक ही पिक्चर के अंदर। सही है, मतलब ये कि अगर काउंटर की वैल्यू अभी 0 है, सही है, तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक हमारे पास M0 जो है हमारे पास वो हाई रहेगी, M1 लो रहेगी, M2 भी लो रहेगी। सही है, उसके बाद अगर हमारे पास जैसे ही हमारे पास K की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू 10 के बराबर आ गई, मतलब दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई, काउंटर की वैल्यू थ्रेशोल्ड सेट जो किया था उसके बराबर आ जाती है, तब हमारे पास M0 लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली और M1 हाई हो जाएगी। सही है, और M2 लो हो जाएगी। सही है, उसके बाद हमने जैसी K की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू 10 से बढ़ेगी, मतलब ये वैल्यू 11 हो जाएगी और 11 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी जितना हमने जो भी सेट किया होगा उसका थ्रेशोल्ड काउंटर का, वहाँ तक जो जाएगी, तब उस वैल्यू तक हमारे पास M2 की वैल्यू हाई रहेगी, बाकी M1 और M0 की वैल्यू लो रहेगी। सही है, इसको मैं प्रोग्राम के अंदर और ज़्यादा अच्छी तरीके से बता दूंगा अभी जब मैं लैडर लॉजिक इसकी बनाऊंगा। इसकी लैडर लॉजिक मैंने इस तरीके से इन दोनों कमांड्स को एग्जाम्पल फॉर बोथ द कमांड, दोनों कमांड की एक एग्जाम्पल मैंने दे दी है। हमारे पास एक स्विच लगा दिया
जो ऑन कर रहा होगा हमारे पास मूव की कमांड को। मतलब अगर इस स्विच को मैं ऑफ रखूँगा तो ये मूव की कमांड ऑपरेट ही नहीं होगी। मतलब ये जो 10 वैल्यू है ना, इस काउंटर की वैल्यू में जाएगी नहीं जब तक मैं इसे ऑफ रखूँगा। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो ये 10 वैल्यू ऑटोमेटिकली काउंटर की वैल्यू के अंदर चली जाएगी। उसके बाद मैंने एक और स्विच लगाया हुआ है जो हमारे पास कंपेयर की वैल्यू को ऑन कर रहा है, यानी कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं इसे ऑफ रखूँगा तो कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकेगा और M1 M0 M1 और M2 ऑपरेट ही नहीं से हो सकेंगी हमारे पास इंटरनल रिले जो है हमारे पास। सही है। तो जैसे ही हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कंपेयर हो जाएंगी तो हमारे पास, अगर फर्ज करो के की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 9 थी जो मैंने ऊपर बताया, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, M1 हाई हो जाएगी और हमारे पास Y0 ऑन हो जाएगा। और अगर के की वैल्यू 9 से बढ़ के 10 हो जाएगी, सही है, 9 नहीं रहेगी अब, तो हमारे पास M1 ऑन हो जाएगा और Y1 ऑन हो जाएगा आउटपुट जो हमारे पास। और अगर 10 से भी बढ़ जाएगी के की वैल्यू तो हमारे पास Y2 ऑन हो जाएगा और हमारे पास प्रोग्राम जो है बाकी M0 और M1 ऑफ हो जाएगा। मतलब जब M0 ऑन होगा लेस देन वैल्यू पे तो M1 M2 ऑफ रहेगा, इक्वल्स टू वैल्यू पर M1 हाई हो जाएगा और M0 और M2 ऑफ रहेगा, ग्रेटर देन वैल्यू पे M2 हाई हो जाएगा और M1 M2 M0 M1 जो है लो रहेगा। सही है। अच्छा, ये मैंने उसी इंडस्ट्रियल सिनेरियो टास्क को मैंने थोड़ा सा अपने वर्डिंग में समझाया हुआ है। बेसिकली हमारे पास ये वाटर टैंक है एक लगा हुआ है, इधर टॉप लेवल सेंसर लगा हुआ है, इधर हमारे पास लो लेवल सेंसर लगा हुआ है, इधर टॉप लेवल सेंसर लगा हुआ है, इधर लो लेवल सेंसर लगा हुआ है जो वाटर लेवल को डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ हीटर लगा हुआ है हमारे पास एक, जो हीट कर रहा होगा इस वाटर, इसके अंदर जो भी वाटर मौजूद होगा। सही है। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, इस पंप से इधर से इनलेट जा रहा है वाटर, इसी एक पंप से आउटलेट हो रहा होगा वाटर। सही है। अगर इस पंप को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाऊंगा तो वाटर इन होगा, अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराऊंगा तो वाटर आउट होगा हमारे पास। सही है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, सबसे पहले जो है फिल करेंगे हमारे पास जो टैंक, फिल द टैंक विद वाटर यूजिंग पंप वाटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिमेन्स ऑन अंटिल टॉप लेवल सेंसर इज सेंस। मतलब ये कि इस अभी ये बिल्कुल खाली हुआ है वाटर टैंक जो है, इसे मैं ऑन करूँगा मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो हमारे पास पानी इनपुट यानी पानी इनलेट से यहाँ पे भरना शुरू हो जाएगा। कब तक भरता रहेगा, कब तक, जब तक कि टॉप लेवल सेंसर सेंस निकलेगा। जैसे ही टॉप लेवल सेंसर की वैल्यू हाई हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास ये वाली मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद 10 सेकेंड्स के डिले के बाद चेक इफ़ इट्स फुल देन टर्न्स ऑन आफ्टर डिले ऑफ 10 सेकेंड। वाटर हीटर हमारे पास 10 सेकेंड्स के बाद ऑन हो जाएगा, 10 सेकेंड्स के बाद वाटर हीटर ऑन होगा। और कब तक ऑन होगा, इट रिमेन्स ऑन अंटिल अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब जो थ्रेशोल्ड मैंने सेट करा है उस तक पहुंच जाएगा, तब तक वो ऑन रहेगा। वो होगा हमारे पास सारा काम ये वाला होगा कंपेयर की कमांड से। सही है। ये सारा काम कंपेयर की कमांड से होगा। मीन्स वी कैन यूज़ कंपेयर कमांड टू कंपेयर द वाटर लेवल विद दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब यहाँ मैंने स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना रख दिया, 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया। ये आपके ऊपर है, ये चाहो तो आप अपने एक प्रोग्राम के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस रखो, 2 डिग्री सेल्सियस रखो, 5 डिग्री सेल्सियस रखो, ये उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस कंपेयर की कमांड ने बराबर इक्वल्स टू आया, मैंने फ़र्ज़ करो कंपेयर की कमांड ये यूज़ की हुई, मैंने काउंटर पे एक लगाया हुआ है। सही है, टेम्परेचर सेंसर। इससे पहले मैंने इनपुट लगाया हुआ है टेम्परेचर सेंसर। सही है। और मैंने थ्रेशोल्ड 100 रख दिया। सही है। अब टेम्परेचर सेंसर को मैं 100 दफ़ा दबाऊंगा तो काउंटर की वैल्यू हमारे पास 100 तक पहुंचेगी। मतलब C0 से स्टार्ट होगा, C1 C2 C3 C100 तक। C0 पे हमारे पास, अच्छा यहाँ मैंने रख दी M0 रख दी अभी। सही है। C0 से लेके C99 तक, K0 से लेके K99, मतलब काउंटर की वैल्यू 0 से लेके 99 तक तो M0 ही ऑन रहेगी। जैसे ही हमारे पास 100 वैल्यू पे पहुंचेगा तो ये दोनों बराबर वैल्यूज़ हो गई। मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर जो हमारे पास वो
जो हमारे पास थ्रेशोल्ड जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, उस टेम्परेचर सेंसर के बराबर आ गया जो हमने सेंस कर रहा होगा वाटर लेवल को, सही है, उसके बराबर आ गया। टेम्परेचर सेंसर फर्स्ट करो यहाँ लगा हुआ है एक टेम्परेचर सेंसर, दोनों के वैल्यू बराबर आ गई। अब क्या करेगा, ये वाटर हीटर को ऑफ कर देगा। इफ कंपेयर कमांड if compare command if compare command compare it then heater turns off, हीटर बंद हो जाएगा। उसके बाद 5 सेकंड का डिले आएगा, हीटर बंद होने के बाद 5 सेकंड के डिले आने के बाद हमारे पास वही मोटर ऑन हो जाएगी, वाटर पंप मोटर जो है हमारे पास, लेकिन अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होगी। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होने के बाद हमारे पास कब तक ओपन रहेगी ये मोटर रिमेन्स ऑन अंटिल ऑल द वाटर पम्प्ड आउट मतलब ड्रेन नहीं हो जाए इस वाटर से। और वो कौन बता रहा होगा कि सारा पानी ड्रेन्ड हो गया, वो हमारे पास लो लेवल सेंसर बता रहा होगा जो ये लगा हुआ हमारे पास, सही है। सारा पानी ड्रेन हो जाएगा हमारे पास, फिर जाके हमारे पास पूरा जो हमारे सिनेरियो है वो ऑफ हो जाएगा, हमारे पास पंप मोटर भी ऑफ हो जाएगी, सही है। अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं इनपुट्स कौन कौन से। स्टार्ट बटन एक इनपुट है, स्टॉप बटन एक इनपुट है, इमरजेंसी स्टॉप एक इनपुट है, वो टॉप लेवल सेंसर है क्योंकि वो भी इनपुट है हमारे पास, लो लेवल सेंसर इनपुट है, और टेम्परेचर सेंसर जो मैं यहाँ पर बनाना भूल गया डायग्राम के अंदर, एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है सेंस कर रहा होगा, वो भी एक इनपुट है। आउटपुट्स कितने, आउटपुट सिर्फ 3 ही है। एक तो असल में देखा है तो 2 ही आउटपुट हमारे पास लगे हुए हार्डवेयर के ऊपर, एक मोटर लगी हुई है पंप मोटर और एक हीटर लगा हुआ है। लेकिन जब लैडर लॉजिक की बात आती है तो हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं, उसी पर चलाएंगे वो एक आउटपुट आ गया, उसी पंप मोटर को काउंटर क्लॉक को चलाएंगे वो एक आउटपुट आ गया, और एक हीटर का आउटपुट आ गया, सही है। तो ये टास्क मेरे ख्याल से सबको अब समझ आ गया होगा कि क्या करना है। उसके बाद सेकंड टास्क देखते हैं। सेकंड टास्क PWM जनरेट करवाने। PWM सिग्नल हम सबको ही पता है क्या होता है हमारे पास। PWM सिग्नल कुछ इस तरीके से होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल कहलाता है हमारे पास ये, सही है। इसके अंदर हमारे पास अगर मैं सही तरीके से बनाऊं, ये हमारे पास ऑन टाइम कहलाता है, ये हमारे पास ऑन टाइम कहलाता है, ऑन टाइम, और ये ऑफ टाइम कहलाता है, और ये ऑफ टाइम कहलाता है। मतलब वैल्यू 0 जब आ रही है हमारे पास तो हमारे पास ऑफ टाइम कहला रहा है, और जब हमारे पास कोई भी थ्रेशोल्ड 5 वोल्ट 10 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी ये 1 वैल्यू आ रही है डिजिटल सिग्नल की 1 वैल्यू, तो वो हमारे पास ऑन टाइम कहलाता है हमारे पास। ये हमारे पास PWM सिग्नल कहलाता है। अच्छा, ये होता है हमारे पास टोटल, इन दोनों को ऑन टाइम और ऑफ टाइम को ऐड करो तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड आ जाता है कैपिटल T, सही है। तो ये हमें पता है टाइम पीरियड के हिसाब से। अब ड्यूटी साइकिल की फॉर्म में कैसे होता है, ड्यूटी साइकिल की फॉर्म में हमारे पास ऑन टाइम ड्यूटी साइकिल अलग होता है, परसेंटेज में लिया आता है, और ऑफ टाइम अलग होता है, सही है। ड्यूटी साइकिल में DC से डिनोट कर रहा हूँ, सही है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा ऑन टाइम और ऑफ टाइम ड्यूटी साइकिल को, तो हमारे पास 100%, अच्छा ये दोनों परसेंटेज में होते हैं, 100% आंसर आना चाहिए, 100% आंसर आना चाहिए हमारे पास, सही है। ड्यूटी साइकिल अगर मैं, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास करना क्या है, डिज़ाइन करनी है एक लैडर लॉजिक तुम लोग को जो जनरेट करें 3 डिफरेंट ड्यूटी साइकिल, जो 3 डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स को जनरेट करें, सही है। और उसके अंदर हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल्स के पुश बटन्स हैं कि पहला ड्यूटी साइकिल का X0 होगा, दूसरे का X1 होगा और तीसरे का X2 होगा बाय प्रेसिंग दीज बटन्स, सही है। इन तीनों बटन को इसको प्रेस करूँगा कोई एक ड्यूटी साइकिल, इसको प्रेस करूँगा दूसरा, इसको प्रेस करूँगा तीसरा ड्यूटी साइकिल। मैंने एक एग्जांपल दे दी और सब मेरे ख्याल से इसी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि अगर मैं X1 X0 को प्रेस करूँ तो 65% ऑन टाइम है मेरे पास और 35% ऑफ टाइम है। इसको प्रेस करूँगा X1 को तो 25% ऑन टाइम और 75% ऑफ टाइम। इसको प्रेस करूँगा तो 80% ऑन टाइम और 20% ऑफ टाइम आए हमारे पास। अच्छा, ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि तुम लोग में से किसी को भी API फंक्शन के अंदर एक बिल्ट इन PWM हमारे पास सिग्नल दिया हुआ वो यूज़ नहीं करना। रिमेंबर, यू मे नॉट यूज़ द बिल्ट इन PWM API सिग्नल या API कमांड यूज़ नहीं करनी बिल्ट इन। तो मैं नॉर्मल जो अब तक हमने पढ़ चुके हैं, कंपेयर की कमांड, मूव की कमांड, काउंटर्स, टाइमर्स, सेट रीसेट कॉइल्स, इन सब को यूज़ करते हुए करना है, बनाना है, सही है।
हिंट क्या है, हिंट और हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या है इस टास्क के लिए। सबसे पहले हमारे पास इस टास्क को करने के लिए सिर्फ 2 ही टाइमर्स यूज़ होंगे। देखा है तो हमारे पास 3 ड्यूटी साइकिल है, तो हमारे पास ऑन टाइम और ऑफ टाइम के हिसाब से 3 × 2 यानी 6 हमारे पास ड्यूटी साइकिल होने चाहिए थे यूज़। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 टाइमर्स से ही यूज़ करें, 6 डिफरेंट टाइमर्स को हमें यूज़ करना चाहिए था अगर हमारे पास 3 ड्यूटी साइकिल हैं, क्योंकि 3 के ऑन टाइम 3 टाइमर्स हो गए, 3 के ऑफ टाइम 3 और टाइमर्स हो गए, तो 6 इस तरह से। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 2 टाइमर्स हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी लॉजिक बनानी पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। ऑन टाइम हमारे पास टाइमर के लिए T0 यूज़ करना, ऑफ टाइम टाइमर के लिए T1 यूज़ करना। सही है, ये मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 2 डेटा रजिस्टर ही यूज़ कर सकते हो तुम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर। डेटा रजिस्टर क्यों यूज़ करवा रहा हूँ, अब तुम्हारे पास इसका यूज़ आएगा मूव की कमांड का स्लैब के अंदर, जो हमने मूव की कमांड अभी ऊपर देखी थी कैसे मूव की कमांड यूज़ करनी। D0 जो हमारे पास ऑन टाइम के लिए डेटा रजिस्टर है, D1 जो हमारे पास ऑफ टाइम के लिए डेटा रजिस्टर यूज़ हो रहा है। सही है, अब हिंट बता देता हूँ कि मूव की कमांड तुम्हें यूज़ करनी है। एक मैंने फ़र्ज़ करो एक ड्यूटी साइकिल के मैंने एग्जांपल दे दी फॉर द फर्स्ट ड्यूटी साइकिल के लिए। फर्स्ट ड्यूटी साइकिल में हमारे पास कितना थ्रेशोल्ड दिया हुआ है दोनों का, ऑन टाइम ऑफ टाइम 65 और 35 हमें दिया हुआ है। सही है, 65 ऑन टाइम और 35 ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो मैंने ऑन टाइम के लिए डेटा रजिस्टर D0 दिया हुआ था, तो मूव की कमांड D0 के अंदर 65 कांस्टेंट की वैल्यू को मूव करवा देगी। सही है, और D1 की वो 35 कांस्टेंट वैल्यू जो है वो D1 के अंदर मूव करवा देगी, जो ऑफ टाइम का टाइमर है। इन दोनों को टोटल एड अप किया जाए तो 100% ड्यूटी साइकिल बनेगा। सही है हमारे पास। और ये हमारे पास एक इनपुट स्विच आ गया जो हम लोग ने इनपुट पर यूज़ करना है कि इसको प्रेस करने से यही वाला ड्यूटी साइकिल ऑपरेट हो, मतलब यही वाली मूव की कमांड यूज़ होके इसी डेटा रजिस्टर में ये वैल्यूज़ जाएं। अगर फ़र्ज़ करो मैं x1 लगा देता हूँ, इधर x1 आ जाएगा इसकी जगह x0 की जगह, और मूव की कमांड में 65 हट के क्या आ जाएगा, ऑन टाइम के लिए 25 आ जाएगा, K25 आ जाएगा, बाकी D0 एज इट इज़ ही रहेगा। सही है, और 35 हट के अब क्या आ जाएगा, ऑन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा अब हमारे पास, और वो D1 में चला जाएगा क्योंकि वो तो सेम ही हमारे पास D0 और D1 जो है ऑन टाइम और ऑफ टाइम के लिए। सही है, यू हैव टू, अच्छा तीसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है तुम्हें, हम यू हैव टू यूज़ सेट रीसेट। सेट और रीसेट कॉइल का ही यूज़ करना है और तुम्हें एक ही आउटपुट यूज़ करना है। ये चीज़ देख लो तुम लोग को इस टास्क के लिए। टास्क कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें एक ही आउटपुट को जब सेट कराओगे, सही है, इसी आउटपुट को सेट कराओगे y0 को, y0 आउटपुट तुम्हें यूज़ करना है, बस ख़त्म। उसको सेट और रीसेट, उसका सेट और रीसेट यूज़ करना है। y0 को सेट कराओगे तो ऑन टाइम वाला टाइमर आना चाहिए, मतलब 65 वैल्यू आनी चाहिए, 65 वैल्यू ऑन के लिए ऑन रहना चाहिए, और उसके बाद ऑफ टाइम जो है रीसेट रहे, कब तक के लिए, 35 तक के लिए रीसेट रहे हमारे पास। सही है, और ये हमारे पास कंटिन्यू रहे, ये भी जहन में रखना है ये लूप में। मतलब ये क्या, ये हमारे पास मैंने चला तो दिया इस प्रोग्राम को, मतलब फ़र्ज़ करो एक ड्यूटी साइकिल का भी तुम लोगों ने बनाया था इस वाले ड्यूटी साइकिल के लिए। इसके बाद तुमने आउटपुट पर सेट करवा दिया, इस टाइमर के लिए इतने सेकंड्स के लिए ऑन रख करवा दिया और इतने सेकंड्स के लिए ऑफ करवा दिया। सही है, सही है, इतने सेकंड्स के लिए ऑन करवा दिया 65 और 35 सेकंड्स के लिए ऑफ करवा दिया। लेकिन तुम्हारे पास उसके बाद पहली पल्स 65 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, 35 के लिए ऑन रहेगी, ये 65 आ जाएगी वैल्यू, और ये 35 आ जाएगी हमारे पास। सही है, इसके बाद ये डायरेक्टली बंद ना हो जाए हमारा प्रोग्राम, मतलब ये उसके बाद क्या करे, दोबारा से ही प्रोग्राम कंटिन्यू ही रखे, 65 35 65 35 65 35 ऐसे यूज़ कर, 65 ऑन 35 ऑफ, उसके बाद 35 ऑफ। ये तुम लोग को कोडिंग देख, लैडर लॉजिक इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि ये एक लूप की तरह से बिहेव करे हमारे पास, और ये तीनों
हमारे पास ड्यूटी साइकिल्स के लिए ये करना है। अच्छा, अब ये पूरा टास्क की समरी बता दूँ कि हमारे पास इनपुट्स कितने और आउटपुट्स कितने हैं हमारे पास। इनपुट्स इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली मैंने शुरू में ही बता दिया 3 इनपुट्स हैं और 3 ड्यूटी साइकिल के लिए, और उनका ऑन टाइम और ऑफ टाइम भी मैंने बता दी। सही है। आउटपुट सिर्फ एक ही है, उसी को सेट कराएंगे तो ऑन टाइम आ जाएगा, उसी को रीसेट करेंगे तो ऑफ टाइम आ जाएगा हमारे पास। और यही तीनों ड्यूटी साइकिल्स के लिए ही हमारे पास आउटपुट एक ही यूज़ होना है, 1 बाय 1 एक के लिए होगा, क्योंकि हमारे पास तीनों के लिए एक कैसे यूज़ होगा, एक वक्त में एक ड्यूटी साइकिल चलना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं हो मैं मतलब 2 स्विचेस को एक साथ प्रेस कर दूं तो हमारे पास कोई भी नहीं ड्यूटी साइकिल ऑन हो हमारे पास, या तीनों स्विचेस को एक साथ प्रेस कर दूं तो भी कोई भी एक ड्यूटी साइकिल ऑन नहीं हो। एक वक्त में एक ड्यूटी साइकिल इसको आउटपुट देगा हमारे पास y0 को, एक वक्त में एक सेट कराएगा आउटपुट को और एक रीसेट कराएगा। वो लूप में चलता रहेगा जब तक कि हम लोग दूसरा वाला पुश बटन प्रेस ना कर दें, मतलब ड्यूटी साइकिल का पुश बटन प्रेस ना कर दें। सही है। टाइमर्स कितने यूज़ करने हैं? सिर्फ 2 टाइमर्स यूज़ करने हैं। ऑन टाइम का T0 है, ऑफ टाइम का T1 है हमारे पास। डेटा रेसर सिर्फ 2 यूज़ कर सकते हैं, D0 ऑन टाइम के लिए, D1 ऑफ टाइम के लिए, और मूव की कमांड से ही तुम्हें करना है पूरा प्रोग्राम। बहुत ईजी टास्क है ये वाला। सही है। अब मैं आ जाता हूँ इसकी लैडर लॉजिक के ऊपर कि लैडर लॉजिक कैसे डिज़ाइन होगी हमारे पास। इसकी लैडर लॉजिक का सॉफ्टवेयर खोलेंगे। अच्छा, ये वाला जो मैंने WPL सॉफ्ट जो है मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दिया है, तुम्हारे गूगल ड्राइव के अंदर मैंने अपलोड किया है, चाहो तो जाकर देख लेना, और मैं लिंक भी तुम लोग को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, इस लैब का भी, और ये जो मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ इसका भी, लेक्चर नोट जो मैंने अभी बनाए हैं PDF के, इसका ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूँगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। गूगल क्लासरूम से लिंक दिया हुआ है मैंने, किसका लिंक दिया हुआ है? गूगल ड्राइव का अपनी, उसके अंदर सब चीज़ें अपलोड हैं। तुम्हारा ये WPL सॉफ्टवेयर भी, लेक्चर नोट्स भी, लेक्चर वीडियोस भी, मैनुअल भी अपडेटेड लैब नंबर 6 का। सही है। अच्छा, अब मैंने ऑन किया WPL सॉफ्ट। सही है। मैंने फाइल में गया, न्यू फाइल खोली, PLC। सही है, PLC सिलेक्टेड है। यहाँ मैं SS2 जो हम लोग यूज़ करते हैं, SS2 वाली यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और RS-232 सही है, यही वाली कमांड हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। ओके करेंगे। ये हमारे विंडो खुल गई लैडर लॉजिक डिज़ाइन करने के लिए। सही है। अब मैं बताता हूँ कि मूव की कमांड और कंपेयर की कमांड कैसे यूज़ होती है हमारे पास, दोनों एक ही टास्क में बता देता हूँ। X0 मैंने ले लिया। सही है, एज एन इनपुट। यहाँ पे मैं मूव की कमांड लिखूँगा MOV मूव, और इधर लिख दूँगा मैं 10 वैल्यू। सही है। ये 10 वैल्यू डेटा रजिस्टर D0 के अंदर सेव करवा रहा हूँ मैं। सही है। या चाहो तो मैं इसे टाइमर के थ्रू भी बता सकता हूँ, T0 के अंदर जा रही होगी वो टाइमर। सही है। उसके बाद मैंने एक और इनपुट लिया। अब मैं कंपेयर की कमांड यूज़ करवा रहा हूँ कि कैसे कंपेयर की कमांड यूज़ होती है। सही है। मैंने CMP कंपेयर लिखा, इधर लिखा मैंने जो मैंने वो एक काउंटर लगा दिया मैंने। सही है। और इधर थ्रेशोल्ड वैल्यू। अच्छा, ये तुम लोग स्वैप भी करवा सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ कि इसको ऊपर रख सकते हो कांस्टेंट को, और जो मतलब लैडर लॉजिक उसको नीचे रख सकते हो। यहाँ आ गई मेरे पास आउटपुट Y रखना है, M रखना है, और S रखना है। M ले लेता हूँ और M0 यूज़ कर रहा हूँ मैं। सही है। अच्छा, इसको जो मैं K को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ डालना भूल गया, इंसर्टर रॉ। मैं यहाँ पे एक और इनपुट ले लूँगा। सही है। और यहाँ पे मैं काउंटर ले लूँगा। सही है। C0 जो मैंने C0 वहाँ यूज़ किया, इसकी वैल्यू मैं 10 रख दूँगा। ये मेरे हाथ पर है, मैं बताता हूँ ये वैल्यू स्कूल रखना हो क्या हो रहा है अभी। ये सही है। मुझे लैडर लॉजिक बना रहे तो फिर मैं पूरा बताऊंगा टास्क मैंने ऐसा क्यों किया।
अच्छा जी, ये मैंने पूरा प्रोग्राम बना के तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे ऑपरेट करेगा। सही है। मैंने असल में रखा ये है हमारे पास। अच्छा, एक और एडिट, एक और रॉ ऐड करवा के एक और मैं इनपुट ले लेता हूँ जो क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं टाइमर नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा रजिस्टर ले लेता हूँ। सही है। यहाँ पे वो टाइमर ले लेता हूँ, TMR टाइमर हो जाएगा। T0 ले रहा हूँ मैं, और डेटा रजिस्टर D0 से उसकी वैल्यू आ रही है। सही है। और बस यही करवाते हैं अभी तो फ़िलहाल। चाहो तो एक आउटपुट भी दे देते हैं कि मतलब ये कि टाइमर की वैल्यू जैसी पूरी हो तो हमारे पास ये वाला आउटपुट ऑन हो जाए। Y3 लगे थे। सही है। अब मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या है। एक इनपुट लिया, एक इनपुट स्विच लिया कि जो जब तक एनेबल नहीं होगा ये वाला इनपुट स्विच तब तक हमारे पास मूव की कमांड ऑपरेट नहीं करेगी। मैंने 10 वैल्यू कमांड का वो मूव करवाने डेटा रजिस्टर D0 के अंदर, और जब मैं ऑन करूँगा तब ये ऑन करने के बाद ये 10 वैल्यू इस डेटा रजिस्टर D0 में पहुँच जाएगी। सही है। जब तक अगर मैं ये ऑफ़ रखूँगा और डायरेक्टली इस पुश बटन को ऑन कर दूँगा तो टाइमर्स को पता ही नहीं होगा कि डेटा रजिस्टर में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी जब तक इसे ऑन नहीं कराऊंगा। जब तक ऑन कराऊंगा के की वैल्यू 10 इसमें चली गई। अब टाइमर की वैल्यू D0 में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, अगर 10 सेव कर रहा है तो 10 वैल्यू तक चलेगा। उसके बाद ये टाइमर की वैल्यू हाई होने के बाद ये Y3 आउटपुट हाई हो जाएगा। ये तो आ गया मूवी कमांड का काम। अब मैंने एक इनपुट स्विच लिया है, उसके साथ एक काउंटर लगा है जिसकी वैल्यू मैंने 10 रखी है। मतलब इसको मैं 10 दफ़ा प्रेस करूँगा तब जाके हमारे पास काउंटर की वैल्यू हाई होगी। सही है। अभी मैंने काउंटर का आगे इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए इसकी वैल्यू डाली कि यहाँ की काउंटर की वैल्यू K0 से स्टार्ट होगी 5 तक जाएगी। 5 जैसी 0 से लेके 4 तक पहुँचेगा तो M0 हाई हो जाना चाहिए। 4 के बाद 5 पे पहुँचेगा M1 हाई हो जाना चाहिए। 5 के बाद 10 तक पहुँचेगा ना तो M2 हाई हो जाना चाहिए। अब देखते क्या ऐसा होता है या नहीं होता। मैंने सिमुलेटर ऑन किया, ऑनलाइन मोड ऑन किया इसका। सही है। और रन करवा दिया इसको। सही है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ ये अभी डेटा रजिस्टर, अभी मैंने जो तुम्हें बताया था इसे, अब 10 वैल्यू उसके अंदर पहुँच गए। अब टाइमर जो है 10 सेकेंड्स के लिए चलेगा। ये चलने के बाद ये हाई हो गया। सही है। ये ऑफ़ क्यों हो गया? कि मैंने इसे ऑफ़ कर दिया। अच्छा, ये मूव की कमांड जो है डेटा रजिस्टर में जब तक क्लियर नहीं करवाओगे इस डेटा रजिस्टर को तब तक वो उसकी मूव की कमांड उसके अंदर पड़ी रहेगी। सही है। अब मैं ये बता दिया मूव की कमांड का काम कि इसमें पहुंची और उसके साथ ये हो गया। फ़र्ज़ करो इसमें नहीं पहुंचाता तो टाइमर क्या करता है, अपनी वैल्यू क्या देता। लास्ट चांस में तुम लोग ने देख लिया था, मैंने इसको ऑन किया था तो ये डेटा रजिस्टर में जो 10 वैल्यू थी वो 10 वैल्यू जो ये कांस्टेंट थी वो इस डेटा रजिस्टर में चली गई थी। अभी इस डेटा रजिस्टर खाली है, मतलब 0 वैल्यू, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। गार्बेज वैल्यू मतलब 0 वैल्यू। इसको मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा? ये टाइमर ऑन नहीं हुआ क्योंकि डेटा रजिस्टर में अभी कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी हुई जिससे जब तक वो टाइमर 0 से लेके उस वैल्यू तक चले फिर ऑन होना चाहिए ये। अब देखना क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा ना वो 10 वैल्यू डेटा रजिस्टर में चली जाएगी। इसको बंद करना पड़ेगा एक दफ़ा और फिर जाके काम हो जाएगा। सही है। इसको मैं ऑन करूँगा, ये 10 वैल्यू उधर चली गई। अब टाइमर को ऑन करूँगा, अब टाइमर 10
वह 1 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा। सही है, क्योंकि 10 वैल्यू टाइमर 0 यूज़ किया जिसका बेस टाइम जो होता है 100 मिली सेकेंड्स है। तो यानी 10 रखूँगा वैल्यू तो 1 सेकंड्स के लिए चलेगा, 100 रखूँगा तो 10 सेकंड्स के लिए चलेगा। अब आ जाते हैं मूव की कमांड के लिए। इसको मैंने ऑफ कर दिया, मतलब के की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, काउंटर की वैल्यू C0 अभी जो है हमारे पास लेस देन वैल्यू, इससे ऑन होना चाहिए था, लेकिन अभी ऑन नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। पहले मैं बराबर उसके पहुँच रहा हूँ उस वैल्यू के। 2 पहुँचा, 3 पहुँचा, 4 पहुँचा, अच्छा इसके अंदर अभी कोई गड़बड़ आ रही है, देख लेते हैं अभी क्या गड़बड़ आ रही है भाई। ये इसके अंदर हमारे पास, अच्छा अभी मैं ऊपर वाले कमांड हटा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। इस कमांड्स को भी हटा रहा हूँ मैं, इसका यूज़ नहीं है। सही है। अच्छा इसको मैं फर्स्ट करो वाई का आउटपुट बना रहा हूँ। सही है, एम का नहीं, वाई रख रहा हूँ 24। सही है, होता क्या है फिर, अभी तक 24, 25, 26 रख देता हूँ। सही है, अब ये से जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ऑपरेट होना चाहिए। अभी 0 वैल्यू है, अच्छा अभी इसका क्या, अच्छा रन ही नहीं हुआ है ना वो। इसमें कोई इशू आ रहा है अभी ना। अच्छा इशू जो है हमारे पास ये आ रहा है कि मैंने इसका इनपुट स्विच प्रेस नहीं किया हुआ था कंपेयर की कमांड का। सही है, तो वो मैं अभी दोबारा से कर लेता हूँ। मतलब पहले ये कंपेयर की कमांड को एनेबल भी तो करवाना है इनपुट स्विच से। सही है, अब ये ऑन करता हूँ। सही है, ऑफ ऑन ऑफ। अच्छा अभी रन ही नहीं हो रहा है, रन ही नहीं किया हुआ मैंने। इसे रन करूँगा मैं, इसे ऑन करूँगा। सही है, अच्छा अभी जो है इसका ऑपरेशन जो है वो अपोजिट हो रहा है। वो अभी हम लोग देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसे बंद करते हैं, इसे मैं एंड की कमांड को हटाता हूँ और ये डिलीट कर दूँ। मैं लाइन से यूज़ कर लेता हूँ। x0 इनपुट, x1 इनपुट ले लिया मैंने। सही है, उसके बाद अब मैं m0 ले लेता हूँ। सही है, यहाँ m1 ले लेता हूँ और यहाँ m2 ले लेता हूँ। सही है, उसके बाद मैं इसे रन करवा देता हूँ। पहले से ऑन कर लेता हूँ मैं, अब इसे ऑन करता हूँ। अच्छा एम की कमांड के, अच्छा वो तो मैंने चेंज ही नहीं किया उस जगह ना, इस जगह भी मुझे चेंज करना पड़ेगा अपना, m0 रखना पड़ेगा। सही है, रन करेंगे हम लोग अपना कोड। ऑन कर दिया मैंने,
अच्छा, ये आप लोगों ने देखा कि ये अपनी वैल्यू से बढ़ रहा है, ग्रेटर देन है तो M0 को हाई कर रहा है, और लेस देन पे M1 को M2 को हाई कर रहा है, और इक्वल्स टू पे M1 को ही हाई करेगा। तो हम लोग को बेसिकली वो टास्क में जो करना है ना काम, वो M1 वाला ही करना है काम, सही है। मतलब बराबर जो भी वैल्यू कंपैरिजन की बराबर वैल्यू हमने टास्क 1 के अंदर परफॉर्म करनी है, बराबर वाली वैल्यू पे M1 ही ऑन हो रहा है। और यहाँ भी है, तुम लोग देख सकते हो जब 5 वैल्यू पे पहुँचेगा तो M1 भी ऑन होगा, चाहे तो मैं दोबारा भी दिखा सकता हूँ। लेकिन कल तक मेरे पास ये वाला इशू नहीं आ रहा था, कल मेरे पास ये वाले बिल्कुल सही चल रहा था, सही है। अभी देखना इसको पहले मैंने एनेबल करवाया इस कमांड को, कंपेयर की कमांड को, सही है। अभी देखो 5 से लेस देन है तो इस उसूलन इसे M0 को हाई होना चाहिए था, यहाँ M2 को हाई हो रहा है, जो कि गलत हो रहा है। अभी मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, सही है। लेकिन बराबर वाली कमांड के अंदर M1 ही हाई हो रहा होगा, वो चाहो तो दिखा देता हूँ मैं। अभी के की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 4 के बाद 5 जैसी होगी तो M1 हाई हो जाएगा। मतलब देखा, M1 हाई रहेगा जब तक कि 5 वैल्यू, जैसी 5 से 6 हुई तो वैल्यू M0 हाई हो गई, जबकि M2 को हाई होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ हमारे पास, सही है। ये भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, ऐसा क्यों हो रहा है भाई हमारे पास। इसको चाहो तो मैं तुम लोग को इसको अपोजिट करके भी दिखा सकता हूँ, जो मैंने कहा था तुम लोगों से कि अब जो है मैं पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू रखूँगा, के की वैल्यू 5 रखूँगा सबसे पहले, काउंटर 0 बाद में रखूँगा अब मैं, और M0 रख लेता हूँ फर्स्ट करो अभी भी, सही है। और यहाँ वही M रख दिया, सही है। अब क्या ऑपरेशन होता है अब देख लेते हैं हम लोग। पहले से एनेबल करवाऊंगा, हाँ अब ये हो रहा है हमारे पास। मतलब अब देखा तुम लोगों ने, सही है। अब बिल्कुल सही ऑपरेशन हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे पहले कंपेयर की कमांड के साथ जो हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है उधर तुम्हें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। वैसे फर्ज करो अगर 100 डिग्री सेल्सियस तुम लोगों ने हीटर का टेम्परेचर रखना तो वो यहाँ रखोगे, 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ वो वैल्यू आएगी जो तुमने लैडर लॉजिक में टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू से कंपेयर करवा रहे होगे, यहाँ वो वाली आएगा। चाहे वो काउंटर लगाओ, चाहे तुम टाइमर लगाओ, चाहे तुम डेटा रेसर कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आएगी वो जो तुम्हें ऑन करवाना है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, दोबारा से दिखा देता हूँ कि लेस देन वैल्यू पे, इक्वल्स टू वैल्यू पे और ग्रेटर देन वैल्यूज़ पे बिल्कुल सही ऑपरेट हो रहा है। अब ये जाके पहले से एनेबल करवाऊँगा इस कमांड को। उसके बाद देखो अभी के की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो काउंटर की वैल्यू है वो अभी लेस देन है जो हमारा थ्रेशोल्ड है, तो लेस देन पे M0 ऑन होगा, बिल्कुल सही हो रहा ऑपरेशन। और 1 हुआ, अभी भी M0 ऑन है, 4 तक M0 ऑन है। जैसे ये 5 होगा तो M1 ऑन हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू के बराबर M1 ऑन हो जाएगा जो हमें ऑन करवाना था, सही ऑपरेशन हो। उसके बाद केस 6 से लेके के 10 तक हमारे पास क्या हो रहा है, M2 ऑन हो रहा है। अच्छा, इसका चाहूँ तो मैं तुम्हें ऑपरेशन आउटपुट पर भी दिखा सकता हूँ, अभी आउटपुट यूज़ करके। मतलब मैं यहाँ पे फर्ज करो Y24 Y25 और Y26 26 रख के दिखा देता हूँ। अब यहाँ भी मुझे चेंज करवाना पड़ेगा ये सारा, M0 नहीं, अब मेरे पास है Y24, सही है। अब इसे चला के भी देख लेते हैं कि आया ये उस तरीके से ऑपरेट कर रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ या नहीं। रन करवाएंगे, एनेबल करवाएंगे इस कमांड को, सही है, वैसे ही ऑपरेट हो रहा है। Y24 ऑन हो जाएगा, लेस देन वैल्यू अभी
लेस देन 4 तक। 5 पे जैसी ग्रेटर देन हुई y24 हो गया और y25 हो गया। सही है। वो जो लास्ट टाइम जो एरर आ रहा था मेरा तुम्हारे पास, वो इस वजह से आ रहा था। अब मैं देखो 5 वैल्यू इधर रखूंगा और काउंटर की वैल्यू इधर रख दूंगा, वही एरर तुम्हारे पास दोबारा आएगा। एरर तो नहीं है, वो अपोजिट कंडीशन पे वो नीचे वाले से स्टार्ट लेता है और ऊपर वाली की तरफ जाता है, वो ऐसे होता है हमारे पास। CMP कंपेयर ली मैंने। अब मैं पहले काउंटर रखूंगा, अब मैं थ्रेशोल्ड सेट करूंगा 5 और अब मैं y24 रख दूंगा। सही है। अब मेरे पास नीचे से मतलब लेस देन पे 26 ऑन होगा, इक्वल टू पे तो 25 ही ऑन होगा, ग्रेटर देन पे 24 ऑन होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास। देखा नीचे 26 लेस देन पे 26 ऑन हुआ, इक्वल्स टू पे 24 5 ही ऑन होगा, 24 ग्रेटर देन पे ऑन होगा, मतलब अपोजिट हो जाती है कंडीशन। सही है। तो ये थी हमारे पास लैब नंबर 6 पूरी मैंने समझाती है। तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग को करना सिर्फ इतना है कि इस दोनों टास्क की तुम लोग को लैडर लॉजिक बनानी है। सही है। उस लैडर लॉजिक बनाने के बाद उसके हर डिवाइस के कमेंट्स लिखने हैं। सही है। उसका एक कंक्लूजन लिखना है हर दोनों टास्क का। सही है। वो एक पेपर पे लिख के और स्क्रीनशॉट लेके इसके वर्ड फाइल के अंदर टास्क 1 और टास्क 1 की लैडर लॉजिक, उसके स्क्रीनशॉट, उसका कंक्लूजन वर्डिंग में लिख के टाइप कर लो, या तो हैंड रिटन लिख के उसका स्क्रीनशॉट पिक लेके उस वर्ड की फाइल में डाल देना। और टास्क 2 का भी लैडर लॉजिक की तस्वीर और उसका कंक्लूजन लिख के, या फिर उसके जो हैंड रिटन टाइप करके या हैंड रिटन लिख के उसकी तस्वीर लेके वो उस वर्ड फाइल में, एक ही वर्ड फाइल में दोनों के टास्क 1 टास्क 2 डाल के जमा करवाने। और साथ के साथ दोनों की लैडर लॉजिक भी मुझे सबमिट करवानी है गूगल क्लासरूम के ऊपर। मैं लिंक बता दूंगा कि इस लिंक पे जाके तुम लोग को अपना पूरा वो लैब नंबर 6 जो है वो सबमिट करवानी है टिल फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे। आज फ्राइडे है, आज मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, लेक्चर को। नेक्स्ट फ्राइडे तुम लोग को ये तक सबमिट करवानी है, नेक्स्ट फ्राइडे तक 12 PM तक, रात के 12 बजे तक सबमिट करवानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी लैब है वो है लैब नंबर 6 ICA की। अच्छा, लास्ट लैब में हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स। काउंटर्स को पढ़ा था कि हमारे पास कितने किस्म के काउंटर्स होते हैं, काउंटर्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं और क्या उसका फंक्शन होता है। सही है। तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस लैब का रिव्यू करूँगा, उसके बाद मैं लैब नंबर 6 के ऊपर आऊँगा कि लैब नंबर 6 में बेसिकली हमें करना क्या है। तो हमारे पास काउंटर्स होते क्या है। काउंटर्स हमारे पास किसी भी सिग्नल को ना, उसके जो हाई थ्रेशोल्ड है या हाई राइजिंग एज है, उसको क्या कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करो ये मेरे पास एक डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है। सही है। ये मेरे पास एक डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है। सही है। इससे क्या है, राइजिंग एजेस को काउंट कर रही है हमारे पास। ये कब राइजिंग एज आता है, मतलब 0 से वैल्यू